हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग अपना चैप्टर 5 शुरू कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो इससे लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने थोड़ी सी बात करी थी प्रोडक्शन वगैरह से रिलेटेड और सप्लाई कर्व वगैरह देखा था। तो इस चैप्टर में अब हम बात करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक तरीके का बैलेंस बनाना होता है और मार्केट इक्विलिब्रियम यानी मार्केट में बैलेंस बनाना है। तो मार्केट में बैलेंस कैसे बनेगा? मार्केट में बैलेंस बनेगा डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करके, यानी जितना आपका डिमांड आता जा रहा है आप उसी हिसाब से सप्लाई को मेंटेन करके रखिए। इन केस अगर आपका डिमांड बढ़ जाता है तो सप्लाई आपकी कांस्टेंट है। तो अगर डिमांड बढ़ने से हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में देखा था कि अगर डिमांड बढ़ रही है तो वहाँ पे हम मान के चल रहे थे कि सप्लाई आपकी चेंज नहीं हुई है, और अगर सप्लाई चेंज नहीं हुई है और डिमांड बढ़ गया है तो आपका प्राइस भी बढ़ेगा। और डिमांड अगर घट जाएगा कीपिंग द सप्लाई कांस्टेंट तो आपका प्राइस भी घट जाएगा। ठीक है, ये कुछ रिलेशन हमने पढ़े थे। डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ेगा और डिमांड घट रहा है तो प्राइस भी घटेगा। ठीक है, तो इसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो एक एक करके टर्म्स देखते हैं। इक्विलिब्रियम हमने देख लिया कि मार्केट सप्लाई इक्वल्स मार्केट डिमांड, यानी जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड है, तो सप्लाई बराबर डिमांड, देन देयर विल बी इक्विलिब्रियम इन द मार्केट। और एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई, और एक्सेस सप्लाई मतलब सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। तो ये कुछ चीज़ें थी, एक्सेस सप्लाई हो गया, एक्सेस डिमांड हो गया। इसके बाद आगे आते हैं, जैसे कि हम लोग पहले भी कह चुके हैं इस चैप्टर में हर चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली ले जाके चीज़ों को बहुत ज़्यादा टफ ही करा है एनसीईआरटी ने, और ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, कुल मिला के 4-5 टॉपिक्स होंगे, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। तो हमारा मोटिव यही रहेगा कि आपको आसान से आसान शब्दों में उन सारी चीज़ों को मतलब बता सके, और एग्जैक्टली वही आपके एग्ज़ाम में भी काम आने वाली हैं। तो एक आता है आपका अगला पार्ट है वेज रेट। ठीक है, वेज रेट होता है कि मान लीजिए आपके पास 5 लेबर्स हैं। ठीक है, आपका काम चल रहा था, बट आप एक 6th लेबर को लेकर आते हैं। ठीक है, 6 लेबर को आप पिक्चर में लेकर आए, तो आपकी पहले कुछ कॉस्ट आ रही होगी, अब कुछ कॉस्ट आ रही होगी। तो अब जो इंक्रीमेंट हुआ है एक्स्ट्रा कॉस्ट का, उसी को कहते हैं वेज रेट। ठीक है, यानी अब जो एक्स्ट्रा लेबर को लाने में आपको जो खर्चा करना पड़ रहा है उसी को क्या कह रहे हैं? वेज रेट। Firm being a profit maximizer will always employ labor up to the point where the extra cost she incurs for employing the last unit of labor is equal to the additional benefit she earns from that unit। यानी वही कि आपके पास 5 थी, बट अगर आप कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करके जो एक्स्ट्रा लेबर लेके आते तो जो एक्स्ट्रा खर्चा करा वही आपका वेज रेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास मान लीजिए पहले ये 5 लेबर थी। ठीक है, अब आप एक एक्स्ट्रा लेबर लेके आए, इस एक्स्ट्रा लेबर की वजह से भी कुछ एक्स्ट्रा आउटपुट आएगा। ये 5 का आउटपुट है, ये 6 की वजह से कुछ एक्स्ट्रा आउटपुट आएगा। मान लीजिए पहले आप 10 प्रोडक्ट बना पा रहे थे, अब आप बना रहे हैं 12 प्रोडक्ट, तो ये जो 2 की बढ़त है इसी को हम कहेंगे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट। और अब मान लीजिए हर आइटम को आप 10 रुपये में बेच रहे थे, तो पहले आपका रेवेन्यू आ रहा था 100 रुपये, अब कितने हो गए? 12, तो अब आपका रेवेन्यू हो गया 20 रुपये। तो ये जो 20 रुपये की बढ़त है ये हो जाएगी आपकी मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी निपट गया। अब आगे देखते हैं आगे हमारे लिए क्या है। अब थोड़ा सा इसमें हमें देखना पड़ेगा सप्लाई शिफ्ट, डिमांड शिफ्ट, यानी कि आपकी कुछ सप्लाई है, कुछ डिमांड है, और अभी आपकी एकदम से डिमांड कुछ बढ़ रही है या सप्लाई कुछ बढ़ रही है, तो उनसे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो कुल मिला के कुछ इस तरह के कर्व होते हैं कि इधर प्राइस, इधर क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब डिमांड ही समझ सकते हैं। तो ये होता है डिमांड का कर्व, ये होता है सप्लाई का कर्व। ठीक है, तो एक पॉइंट ये आता है जो कि हमें बताता है कि इस पॉइंट पर
ये कर्व तो हो गया आपका सप्लाई का, ये हो गया डिमांड का। तो ये पॉइंट आपको बताया था कि कितनी क्वांटिटी और क्या प्राइस रखा जाए ताकि मार्केट स्टेबल रहे, ठीक है। अब इससे ज़्यादा अगर आप क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो क्या हो रहा है आपका, आपने एक तरीके से सप्लाई बढ़ा दी और डिमांड घटा दिया, ठीक है। और डिमांड इतनी है नहीं, सप्लाई आपने बढ़ा दी। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होता है ये आपका देता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई का, ये पॉइंट आपका क्या दे रहा है, इक्विलिब्रियम। अब क्या है, इन्होंने मान लीजिए डिमांड बढ़ाई तो सप्लाई को कितना बढ़ाना पड़ेगा कि जैसे ये अगर डिमांड बढ़ाई तो सप्लाई आपकी अब जो इक्विलिब्रियम आएगा इस पॉइंट पर आएगा, क्योंकि ऐसे समझिए मान लीजिए ये आपका कर्व था, पहले ये डिमांड कर्व था, अब आपका ये डिमांड कर्व है। सप्लाई कर्व तो आपका ये था, तो पहले इतनी क्वांटिटी पे आपको इस मार्केट स्टेबल मिल रहा था। अब ये क्वांटिटी रहेगी Q डैश और उसके रिलेटेड ये प्राइस रहेगा P डैश, यानी कुल मिला के जो नया प्राइस है वो बढ़ गया और जो नई क्वांटिटी है वो भी पिछली क्वांटिटी से बढ़ गई। तो कुछ इसी तरह के कंपैरिजन है, एक बार आप इससे गो थ्रू हो जाइएगा। बाकी जो हमारे लिए सबसे अल्टीमेट इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिमांड शिफ्ट, सप्लाई शिफ्ट, सबसे अल्टीमेट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा टेबल, ठीक है। ये टेबल आपको दिमाग में रखना है। अभी कहना क्या चाह रहे हैं कि शिफ्ट इन डिमांड इज लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड। अब आपको याद होगा डिमांड कर्व कुछ ऐसा था, इधर प्राइस था इधर क्वांटिटी था, तो लेफ्ट वर्ड यानी इधर, इधर जाएगा कर्व, इधर जाएगा तो डिमांड घट रही है, और राइट वर्ड यानी इधर, राइट वर्ड जाएगा यानी कि डिमांड बढ़ रही है। तो सीधा सा मतलब है लेफ्ट वर्ड मतलब डिमांड बढ़ रही है, राइट वर्ड मतलब डिमांड, सॉरी लेफ्ट वर्ड मतलब लेफ्ट वर्ड का मतलब होता है डिमांड या फिर कोई भी क्वांटिटी, लेफ्ट वर्ड मतलब घटना, राइट वर्ड मतलब बढ़ना, ठीक है। लेफ्ट वर्ड लिखा है मतलब घटना मानेंगे, राइट वर्ड में लिखा है तो मतलब बढ़ना मानेंगे। जैसे कि डिमांड कर्व देखा तो ये राइट वर्ड जाएगा तो मतलब बढ़ रहा है, लेफ्ट साइड जाएगा तो घट रहा है। इसी तरह से अगर सप्लाई वाला देखें, राइट हो गया ये वाला साइड तो इधर जाएगा तो सप्लाई बढ़ रहा है, और इधर जाएगा लेफ्ट साइड तो ये घट रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के ये चार चीज़ें, चार पॉइंट्स है, इनको दिमाग में रखना है। तो पहला कह रहा है कि डिमांड इज लेफ्ट वर्ड यानी डिमांड घट रही है, और शिफ्ट इन सप्लाई, सप्लाई भी लेफ्ट वर्ड है यानी सप्लाई घट रही है। वैसे तो आप कर्व से भी देख सकते हैं, लेकिन कर्व से कई बार थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपको कर्व से इजी पड़ता हो तो आप कर्व से भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है, कर्व का मैंने थोड़ा सा आइडिया तो दे दिया किस तरह से करना है, बाकी बाकी कर्व भी आपको सेम प्रोसीजर से रिपीट करने हैं, ठीक है। तो डिमांड भी घट रही है, सप्लाई भी घट रही है। अब हमें पता है कि अगर डिमांड घट रही है और सप्लाई कांस्टेंट होती तो प्राइस घट जाता, लेकिन अब डिमांड के साथ साथ सप्लाई भी घट रही है। तो अब लेकिन कितनी घट रही है इसकी तो हमें जानकारी नहीं है। तो हो सकता है एक बराबर रेट से घटे तो आपका प्राइस स्टेबल भी रहेगा, या हो सकता है कि डिमांड घटने से सप्लाई कुछ ज़्यादा ही घट जाए, इतनी ज़्यादा घट जाए कि एक तरीके से सप्लाई की शॉर्टेज होने लगे, ठीक है। सप्लाई की अगर शॉर्टेज होने लगेगी तो भी प्राइस बढ़ेंगे। लेकिन अगर एक केस ये भी हो सकता है कि आपकी डिमांड भी घटी सप्लाई भी घटी, लेकिन जो सप्लाई है वो कम घटी, डिमांड ज़्यादा घटी। आप खुद इमेजिन करिए, ये सब कॉमन सेंस की चीज़ है कि सप्लाई आपकी कम घटी, डिमांड ज़्यादा घटी, ठीक है। सप यानी इसका मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट होगा अब थोड़ा एक्सेस में आ जाएगा, यानी डिमांड भी घट रही है सप्लाई भी घटी, लेकिन डिमांड ज़्यादा घटी सप्लाई कम घटी। तो उस केस में आपके पास थोड़ा एक्सेस अमाउंट आ जाएगा, यानी अब ये सब कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। तो कुछ एक्सेस में अगर अमाउंट आ जाएगा तो इसका मतलब एक्सेस अमाउंट आ जाएगा तो क्या कहते हैं प्राइस तो आपका घटेगा, ठीक है। तो तीन केस हमने देख लिए, प्राइस हो सकता है कांस्टेंट रहे, प्राइस हो सकता है बढ़ जाए, प्राइस हो सकता है घट जाए। अब वो डिपेंड करता है इनका अलग अलग रेट क्या है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने लिखा है मे इंक्रीज
डिक्रीज और रिमेन अनचेंज प्राइस के लिए। अब क्वांटिटी तो घटेगी, अब सप्लाई घट रही है तो इसका मतलब जो पहले क्वांटिटी थी वो तो उससे तो घटनी घटनी है। नेक्स्ट इज डिमांड इज राइट वर्ड, यानी डिमांड अब बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है। ठीक है, डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, तो इतना तो क्लियर है जो क्वांटिटी है वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, यानी कि जो आपका आउटपुट है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये तो क्लियर है ना, जो आपका सप्लाई भी ज़्यादा हो रही है, डिमांड भी ज़्यादा हो रही है, तो ये तो श्योर है आउटपुट भी बढ़ेगा बढ़ेगा। अब लेकिन वही प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा नहीं कहा जा सकता। अब हमें नहीं पता ना कि डिमांड ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है या सप्लाई ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, या तो हो सकता है दोनों बराबर रेट से बढ़े तो प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इन केस, या फिर हो सकता है आप कह सकते हैं कि डिमांड कम बढ़े सप्लाई ज़्यादा बढ़े। अब डिमांड कम बढ़ रही, सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही है, सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी तो आपके पास जो मार्केट में आइटम ज़्यादा आ जाएंगे, तो उस केस में आइटम ज़्यादा आ जाएंगे तो प्राइस घट जाएगा। दूसरा हो सकता है डिमांड ज़्यादा बढ़े, दूसरा केस क्या हो सकता है, डिमांड ज़्यादा बढ़े सप्लाई कम बढ़े, तो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट होगा मार्केट में आप जो आइटम्स है, तो शॉर्ट होगा तो उनका प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट इज लेफ्ट वर्ड एंड राइट वर्ड, यानी कि डिमांड आपकी घट रही है और सप्लाई आपकी बढ़ रही है, डिमांड घट रही है सप्लाई बढ़ रही है, तो ये तो सीधी सीधी बात है कि एक तो मार्केट में ज़रूरत भी नहीं है और आप ज़बरदस्ती माल भरे जा रहे हैं भरे जा रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा आइटम बढ़ जाएगा, मार्केट में कोई खरीदेगा नहीं तो आपको उसका प्राइस घटाना ही पड़ेगा, तो वही लिखा है डिक्रीजेस। तीसरा चौथा है कि डिमांड आपकी बढ़ रही है सप्लाई आपकी घट गई है, यानी कि सीधी सी बात है कि अब डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम है। ठीक है, तो इस केस में तो आपको पता ही है कि शॉर्ट होगा मामला, जो आइटम्स है उनकी कमी होगी तो उनका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वांटिटी को भी इसी तरह से आप कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट इज मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी कह रहे हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए फ्री एंट्री और एग्जिट भी ज़रूरी है, तो उसके लिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ मार्केट प्राइस है, ठीक है, आपके पास कुछ मार्केट प्राइस है, फर्म्स काम कर रही हैं प्रॉफिट कमा रही हैं और वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हर कंपनी को काम करने के लिए एक नॉर्मल प्रॉफिट कमाना पड़ता है और उससे ऊपर अगर वो प्रॉफिट कमाएंगी तो वो होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो मान लीजिए ये कुछ 10 फर्म्स हैं ये कमा रहे हैं, तो मान लीजिए कुछ छोटी छोटी और फर्म्स होंगी, जब ये देखेंगी कि इनको तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है तो क्यों ना हम भी यही बिजनेस करें, तो ये भी इधर आ जाएंगे। अब ये इधर आ जाएंगे तो आपका सप्लाई बढ़ गया ना, और मार्केट तो वही है, मार्केट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो डिमांड आपकी कांस्टेंट है, सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया तो जो आइटम्स है वो तो फैल जाएंगे मार्केट में, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जितने लोग खरीद भी नहीं रहे हैं, तो उनका जो प्राइस है घटेगा, प्राइस घट गया। अब प्राइस क्या हो रहा, सप्लाई ज़्यादा होने से घट गया, प्राइस घटेगा तो जो उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था, उनका जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो घटेगा। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट घटेगा तो फिर हो सकता है किसी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा हो, तो यहाँ से कुछ फर्म हैं वो एग्जिट ले लेंगे, पहले कुछ ने एंट्री ली अब कुछ एग्जिट ले लेंगे। अब इनके एग्जिट लेने से क्या हो गया, आपकी जो सप्लाई बढ़ी थी अब वो सप्लाई घट गई, सप्लाई घट गई, डिमांड तो वहीं की वहीं है, सप्लाई घट गई डिमांड वहीं की वहीं है। अब क्या होगा आपका, जो आपका प्राइस है बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका बिजनेस यहीं से शुरू हुआ था यहीं पहुंच जाएगा। तो यानी कहीं ना कहीं ये सब तब पॉसिबल हो पा रहा है जब आपकी एंट्री एंड एग्जिट ये आसान हो, इसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि एंट्री एंड एग्जिट आर ईजियर टू अचीव। इसके बाद अभी जो पिछला एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था उसमें हमने क्या माना था, डिमांड को कांस्टेंट। अब इस एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, इसमें आपको
सप्लाई को कांस्टेंट मानना है, डिमांड को वेरी करना है, ठीक है। Examine the impact of shift in demand and on equilibrium price and quantity when the firms can freely enter and exit the market. अब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए डिमांड कर्व आपका राइट शिफ्ट कर जाए, यानी डिमांड बढ़ जाए, ठीक है। डिमांड बढ़ जाएगा तो कुछ जो डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं वो हायर प्राइस पे करेंगे। अब डिमांड ज़्यादा है तो और सप्लाई आपकी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आपका प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। प्राइस बढ़ा मतलब प्रॉफिट बढ़ा, मतलब आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अचीव करेंगे और फर्म्स आएंगी, एंट्री लेंगी, तो वो क्या करेंगी, आपका सप्लाई बढ़ा देंगी। सप्लाई बढ़ा देंगी, हो सकता है इतना बढ़ा दें कि आपका जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था वो घटने लगे, और हो सकता है इतना सप्लाई बढ़ जाए कि इसका जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो नॉर्मल से भी नीचे आ जाए, यानी अब आपको प्रॉफिट ही ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो यहाँ से कुछ फर्म्स एग्ज़िट ले लेंगी, और एग्ज़िट लेके फिर हालात वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका बिजनेस काम करने लगेगा, ठीक है। तो ये दूसरे पर्सपेक्टिव में देखिए कि जब डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कांस्टेंट थी। तो अब इसके बाद देखते हैं, हाँ, ये विद फ्री एंट्री एंड एग्जिट शिफ्ट इन डिमांड हैज़ अ लार्जर इफेक्ट ऑन क्वांटिटी देन इट डज विद अ फिक्स नंबर ऑफ फर्म्स। फ्री एंट्री और एग्जिट से क्या हो रहा है, जो डिमांड में शिफ्ट है वो क्वांटिटी पे इफेक्ट कर रहा है, देन इट डज विद द फिक्स नंबर ऑफ फर्म्स। वहीं अगर जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ फर्म्स अगर फिक्स होती हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फर्म्स फिक्स होती हैं, तो जो हमारी प्रॉब्लम अचीव हो रही थी कि एकदम से प्राइस में डाउनफॉल हो गया, कंपनीज प्रॉफिट नहीं कमा पा रही, तो ये चीज़ हम कर पाते नहीं कर पाते, इसीलिए फ्री एंट्री एंड एग्जिट की भी ज़रूरत है मार्केट को कॉम्पिटिबल बनाने के लिए। अब ये लास्ट पार्ट इज सम एप्लीकेशंस, इसमें दो चीज़ें हैं, प्राइस सीलिंग एंड दूसरा क्या है, मतलब दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होता है प्राइस सीलिंग एस, और दूसरा होता है प्राइस फ्लोरिंग। एक एक करके देखते हैं। प्राइस सीलिंग यानी मान लीजिए अगर आपका ये हाउस है, ठीक है, तो इस पे एक जो इसका टॉप लेवल होता है इसको हम क्या कहते हैं, सीलिंग, यानी आप इससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को जब मान लीजिए कोई आइटम है जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर अभी हम देख रहे हैं जो सैनिटाइज़र का प्राइस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, सैनिटाइज़र का प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इंटरवीन करके उसके प्राइस पे एक सीलिंग लगा दी कि आप 100 रुपये पर 100 ml के हिसाब से ख़रीद सकते हैं, इससे ऊपर प्राइस नहीं रख सकते हैं। तो 100 रुपये की सीलिंग लगा दी। अब मान लीजिए क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई आपकी मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो आपका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जितनी ज़्यादा डिमांड, सप्लाई उतनी तेज़ बढ़ेगी, तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, हम एक सीलिंग लगा देते हैं कि आप इससे ज़्यादा अमाउंट में बेच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट आप 100 रुपये रख कर भी कमा पाएंगे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। तो प्राइस सीलिंग गवर्नमेंट जनरली कहाँ लगाती है, जो एसेंशियल आइटम्स होते हैं रोज़मर्रा के जीवन में, जैसे वीट, राइस, कैरोसिन, शुगर, ठीक है, इन सब के मार्केट में प्राइस फिक्स कर दिए जाते हैं। लेकिन इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी लॉस हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस कर्व से देखते हैं कि मान लीजिए ये आपका डिमांड कर्व था, ठीक है, ये क्यू स्टार पे आपको अचीव हो रहा था मार्क स्टेबिलिटी। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने प्राइस घटा दिया। पहले पी स्टार कुछ प्राइस पे आप लेते तो मार्केट इक्विलिब्रियम में रहता, गवर्नमेंट ने प्राइस रखा ये पी सी कुछ, तो इस प्राइस प्राइस कम करने से जाहिर सी बात है डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्राइस आपने सीलिंग कर दी, कम कर दिया, अब डिमांड आपकी बढ़ गई, और डिमांड बढ़ने से आपको जो क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी वो भी बढ़ जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं एक मार्केट में अनस्टेबिलिटी आती है, ठीक है। हैंस दो द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू हेल्प द कंज्यूमर्स, इट कुड एंड अप क्रिएटिंग शॉर्टेज ऑफ वीट। अब डिमांड बढ़ने से अब सप्लाई तो ज़रूरी नहीं है कि मेंटेन रहे, वीट तो फिक्स है, कोई अनलिमिटेड अमाउंट तो है नहीं, तो वीट की भी शॉर्टेज हो सकती है, ठीक है। तो ये भी एक इशू क्रिएट हो सकता है, मार्केट डिस्टेबलाइज हो सकता है। सेकेंड इज द केस विथ प्राइस फ्लोरिंग। प्राइस फ्लोरिंग में हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए छत वो घर रूम है,
एक सीलिंग होती है, एक फ्लोर होता है। फ्लोर आपका मिनिमम पार्ट होता है, यानी मान लीजिए कोई आइटम है जिसका प्राइस घटता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है, तो उस पर एक फ्लोरिंग कर दी कि आप इससे सस्ता माल बेच ही नहीं सकते। गवर्नमेंट impose lower limit on the price that may be charged for a particular good or service is called price floor। जैसे कि जो एग्रीकल्चरल प्राइस होता है, सपोर्ट प्रोग्राम्स होते हैं, मिनिमम वेज लेजिस्लेशन होता है, मिनिमम वेज रख देती है गवर्नमेंट किसी भी लेबर के लिए कि आप इससे कम नहीं देंगे लेबर को, ठीक है। तो अगर आपने क्या करा, प्राइस क्या करा, घटा दिया, सॉरी प्राइस आपने बढ़ा दिया, यानी मान लीजिए पहले लेबर को लोग मार्केट में 100 रुपये दे रहे थे, बट गवर्नमेंट ने कहा नहीं आप 300 देने हैं आपको, तो आपने प्राइस बढ़ा दिया, तो उसकी वजह से जो डिमांड है वो घट जाएगी। ये कर्व भी हमें कुछ इसी तरह की चीज़ें बताता है कि पहले ये आपका स्टेबल प्राइस था, गवर्नमेंट ने ये प्राइस कर दिया, तो ये प्राइस करने से आपकी जो डिमांड है, सॉरी गवर्नमेंट ने ये एक स्टेबल प्राइस था, गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ा दिया, तो इस प्राइस के बढ़ने से जो आपकी डिमांड है वो घट गई, ठीक है। अब सप्लाई तो उतनी कांस्टेंट है, तो डिमांड घट गई, तो पहले जहाँ 100 रुपये में मान लीजिए 10 में से 8 लेबर एम्प्लॉय हो पा रहे थे, अब सिर्फ 10 में से हो सकता है 6 ही हो पाएँ, तो इन 6 को तो 100 की जगह 300 मिलेंगे, बट ये जो 2 लेबर हैं ये बेरोज़गार हो गए, इनको तो 100 रुपये भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो कुछ इस तरह के भी इश्यूज़ गवर्नमेंट को फेस करने पड़ सकते हैं प्राइस फ्लोरिंग से। तो ये दो गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस भी हमने देख लिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।